जब भी वर्णमाला की बात होती है तो हलंत का कॉन्सेप्ट हमेशा थोड़ा रहस्यमयी लगता है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ऐसा लगता है कि व्यंजन एक ऐसे इंसान की तरह है जिनकी परछाई हमेशा उनके साथ चलती है। और वो परछाई है स्वर अ, है ना? एकदम सही। क, ख, ग, हर ध्वनि के पीछे अ छिपा ही होता है। और जब इस परछाई को हटाकर एक शुद्ध व्यंजन चाहिए, तब हलंत की इस छोटी सी तिरछी रेखा की एंट्री होती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मानव स्वर यंत्र को यानी वोकल कॉर्ड्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिना किसी स्वर की मदद के एक शुद्ध व्यंजन को जोर से उच्चारित करना लगभग असंभव। अच्छा। हाँ, हर व्यंजन जन्म से ही अ के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए क असल में आधा क और अ का मेल है। जब हम बोलते हैं तो हवा को बाहर धकेलने के लिए अ एक इंजन का काम करता है। अरे वाह, इंजन वाली बात बहुत सटीक है। बिल्कुल। और हलंत का असल काम ही यही है, व्यंजन को इस अ के इंजन से, इस परछाई से पूरी तरह मुक्त कर देना। जब ये होता है तो इसका सीधा असर उच्चारण की भौतिकी पर पड़ता है। जिस भी व्यंजन के नीचे हलंत लग जाता है उसकी ध्वनि झटके से खत्म हो जाती है, मतलब उसे लंबा नहीं खींचा जा सकता। राइट, ध्वनि को बीच में ही रोक देना, ये बहुत ही तार्किक है। लेकिन जब बात इन ध्वनियों को कागज पर लिखने की आती है तो वर्णों को आधा करने के तरीके बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। हाँ, और टेक्स्ट बुक रिवीजन के इन नोट्स में इसके 3 बहुत ही स्पष्ट नियम दिए गए हैं। जी, खड़ी पाई वाले वर्ण, घुंडी वाले वर्ण और बिना पाई वाले गोल वर्ण। जब मैंने इस पर गौर किया तो इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका सामने आया। अच्छा, वो क्या? इसे लाठी और बैसाखी का नियम कहा जा सकता है। स्टिक एंड क्रच एनालॉजी। लाठी और बैसाखी ये एक बहुत ही व्यावहारिक चित्र प्रस्तुत करता है दिमाग में। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें कि ये बनावट के साथ कैसे काम करता है। देखिए, देवनागरी लिपि में बहुत से वर्ण ऐसे हैं जिनके पास एक सीधी खड़ी रेखा होती है, जिसे तकनीकी भाषा में खड़ी पाई कहते हैं। जैसे ख, ग, घ, च। बिल्कुल, ये रेखाएं एक लाठी की तरह हैं जो अक्षर की संरचना को सीधा खड़ा रखती हैं। तो इसका सुपर लॉजिक बहुत सीधा है। जिनके पास लाठी है उनकी लाठी छीन ली जाए तो वे अपने आप आधे हो जाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए, जब बच्चा लिखा जाता है तो बीच वाले च की खड़ी रेखा हटा दी जाती है और वो आधा च बन जाता है। इसी तरह 11 लिखते समय ग की लाठी हटा दी जाती है और वो ग्य रह जाता है। ये दृश्य कल्पना बहुत ही प्रभावी है। ध्वनियों को आधा करने का ये तरीका असल में लिखने की स्पीड बढ़ाने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन जिन वर्णों में घुंडी यानी एक झुकी हुई पूंछ होती है, उनका क्या? घुंडी वाले वर्ण मुख्य रूप से 2 हैं, क और फ। इनकी गोल पूंछ होती है जो खड़ी पाई की दूसरी तरफ लटकती है। राइट। तो इन्हें आधा करने के लिए बस इनकी पूंछ का अंतिम हिस्सा काट दिया जाता है। जैसे पक्का लिखते समय बीच वाले क की पूंछ कटी होती है या दफ्तर में फ की पूंछ कटी होती है। लाठी छीन ली और पूंछ काट दी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन वर्णों के साथ आती है जो गोल मटोल हैं, जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ। हाँ, इनके पास तो कोई लाठी है ही नहीं जिसे छीना जा सके और ना ही कोई पूंछ है जिसे काटा जा सके। और यहीं पर लाठी के बाद बैसाखी वाली बात काम आती है, क्योंकि ये वर्ण नीचे से गोल है, इन्हें बीच से काटा नहीं जा सकता, वरना इनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए इन्हें आधा दिखाने के लिए, यानी इनके भीतर से अस्वर को गायब करने के लिए, हमें इन्हें हलंत नाम की एक बैसाखी का सहारा देना पड़ता है। इसलिए खट्टा या लट्टू जैसे शब्दों को लिखते समय उस गोल वर्ण के नीचे हलंत लगाना अनिवार्य हो जाता है। ये सच में एक सुपर लॉजिक है। लाठी छीनना और बैसाखी देना, ये दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र बना देता है ना? हाँ, लेकिन अगर हम इस तार्किक नियम को रोजमर्रा के लेखन से जोड़ें तो एक बहुत ही आम गलती सामने आती है। टेक्स्ट बुक की नोटबुक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार इस ओर इशारा करता है। कौन सा शब्द? शब्द है चिन्ह। ये देखा गया है कि ज्यादातर जगहों पर लोग इसे चिन्ह लिखते हैं, यानी आधा न और पूरा ह। ओहो, हाँ, ये तो बहुत आम गलती है, जो कि ध्वनि विज्ञान और व्याकरण दोनों के हिसाब से पूरी तरह गलत है। अगर बैसाखी वाले नियम को ही यहाँ लागू किया जाए तो ह एक बिना पाई वाला गोल वर्ण है। जब ह को आधा करना होता है, क्योंकि मूल संस्कृत शब्द में ह आधा ही है, तो उसकी लाठी नहीं छीनी जा सकती, उसे हलंत की बैसाखी देनी पड़ती है। इसलिए सही शब्द चिन्ह है, जहां ह के नीचे हलंत होता है और न पूरा होता है। अच्छा, तो ह आधा और न पूरा। बिल्कुल। इसी तरह संस्कृत निष्ठ शब्दों जैसे महान,
विद्वान या परिषद में अंत में हलंत का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसा न करने पर अर्थ और उच्चारण दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो शायद प्रिंटिंग प्रेस के शुरुआती दौर या तेजी से लिखने की आदत के कारण चलन में आ गई। खैर, बनावट के नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब चर्चा को आकृतियों के ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम की ओर लेकर चलते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में खाना और रवाना का उदाहरण देखा। अगर ख को लिखते समय थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए और दोनों हिस्सों को जोड़कर न लिखा जाए तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। यह देवनागरी लिपि की एक बहुत ही खास चुनौती है, क्योंकि यह लिपि लूप्स और वक्रों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बिल्कुल। सिर्फ ख और र ही नहीं, बल्कि घ और ध, म और भ, छ और ध, ये सभी ऐसे भ्रामक वर्ण हैं जो तेजी में पढ़ने या लिखने पर धोखा दे सकते हैं। हाँ, पुराने दस्तावेजों में तो ये बहुत होता था। ऐतिहासिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में एक ही अक्षर को कई अलग अलग तरीकों से लिखा जाता था। इसी भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने समय समय पर अक्षरों के पुराने अमानक रूपों को हटाया है और नए मानक रूप तय किए हैं। जैसे झ का पुराना रूप जो भक्त की तरह दिखता था, अब पूरी तरह अमानक घोषित कर दिया गया है। अच्छा, वो जो बीच से मुड़ा हुआ होता था। हाँ, और ल के भी कुछ पुराने स्वरूपों को अब मान्यता नहीं है, ताकि छपाई और डिजिटल फॉन्ट में एक रूपता बनी रहे। ये एकीकरण तो समझ में आता है, लेकिन जो वर्ण आज भी मानक हैं और एक जैसे दिखते हैं, जैसे घ और ध या म और भ, उनके बीच इस भ्रम को वैज्ञानिक तरीके से कैसे तोड़ा जाए? इसके पीछे भी एक विजुअल डिजाइन का नियम है। क्या वो शिरोरेखा से जुड़ा है? बिल्कुल। इसका जवाब वर्णों की छत में छिपा है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी पहचान वो क्षैतिज रेखा है जो अक्षरों के ऊपर खींची जाती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। और यही शिरोरेखा इन भ्रामक वर्णों को पहचानने की असली चाबी है। टेस्ट हुक रिवीजन के नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही सटीक द गैप लॉजिक समझाया गया है। हाँ, नियम यह है कि जिन वर्णों के सिर पर गोला या लूप होता है, जैसे ध, भ, थ, क्ष, श्र, उनके ऊपर कभी भी पूरी छत यानी निरंतर शिरोरेखा नहीं खींची जाती। मतलब शिरोरेखा हमेशा बीच में टूटी होती है। एकदम सही। इसके पीछे का तर्क बहुत ही व्यावहारिक है। अगर आप तेजी से लिखते हुए किसी गोल लूप के ठीक ऊपर से एक सीधी रेखा खींच देंगे तो स्याही फैलने से वो लूप एक धब्बे में बदल जाएगा। ओहो, और अक्षर की पहचान खो जाएगी? बिल्कुल। आप घर और धन शब्द को लिखकर देखिए। घर लिखते समय घ के ऊपर पूरी शिरोरेखा खींची जाएगी, क्योंकि घ की शुरुआत एक सपाट रेखा से होती है, कोई गोला नहीं है। लेकिन धन लिखते समय ध की शुरुआत एक छोटे से गोले से होती है, कुंडी से, इसलिए उसके ठीक ऊपर शिरोरेखा टूट जाएगी। ये सच में एक ऐसा नियम है जो हमेशा आंखों के सामने था, लेकिन शायद ही कभी इस पर गहराई से विचार किया गया हो, है ना? मतलब शिरोरेखा का टूटना कोई फॉन्ट स्टाइल या कैलीग्राफी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो उस वर्ण की सही पहचान को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसी तरह म और भ का अंतर भी स्पष्ट हो जाता है। हाँ, भ के सिर पर गोला है तो शिरोरेखा टूट जाएगी, जबकि म पर पूरी छत होगी। और इसी गैप लॉजिक को संयुक्त वर्ण श्र पर भी लागू किया जा सकता है। श और र के मिलने से श्र बनता है, और क्योंकि इसके सिर पर भी गोला है, इसकी शिरोरेखा भी अनिवार्य रूप से टूटी हुई होती है। एकदम सही। ये छोटे छोटे दृश्य नियम ही भाषा की शुद्धता को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। ये नोटबुक का एक अहम सार है कि शिरोरेखा का टूटना किसी वर्ण के मूल स्वरूप की पहचान है, कोई डिजाइन की गलती नहीं। बहुत खूब। आकृतियों और दृश्य नियमों के इस शानदार विज्ञान के बाद अब इस चर्चा को वर्णमाला के गणित और उसकी मैक्रो स्ट्रक्चर की ओर ले चलते हैं। चलिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब आकृतियों और ध्वनियों को एक साथ रखा जाता है तो सबसे बड़ा भ्रम इनकी कुल संख्या को लेकर पैदा होता है। 33 और 52 का भ्रम। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में जब सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि कुल वर्ण कितने हैं या मूल व्यंजन कितने हैं, तो अक्सर 33 और 52 के बीच एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो क्या वास्तव में रोजमर्रा की भाषा में इन 52 ध्वनियों का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ऐतिहासिक रूप से विद्वानों के बीच वर्णों की संख्या को लेकर अलग अलग मत रहे हैं, क्योंकि कुछ ध्वनियां समय के साथ कम इस्तेमाल होने लगे, जैसे री का स्वर रूप।
लेकिन जब एक मानकीकृत व्याकरण या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है तो हमेशा मानक डेटा पर टिके रहना आवश्यक होता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय और मानक व्याकरण के अनुसार देवनागरी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या ठीक 52 है। 52? हाँ, ये एक पूर्ण व्यवस्था है जो संस्कृत से लेकर आधुनिक हिंदी तक की सभी ध्वनियों को समेटती है। पर इस 52 के आंकड़े का वर्गीकरण किस तरह काम करता है? क्योंकि इसे रटना अक्सर मुश्किल होता है। इसे रटने की बजाय इसके आर्किटेक्चर को डिकोड करना चाहिए। सबसे पहले आते हैं स्वर, जिनकी संख्या 11 है। ठीक है। इसके बाद 2 अयोगवाह हैं, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। फिर आते हैं हमारे 33 मुख्य व्यंजन। उसके बाद 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, ड़ और ढ। और अंत में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर इस पूरे समीकरण को जोड़ा जाए 11 + 2 + 33 + 2 + 4 तो ये सटीक 52 पर आकर रुकता है। ये गणित तो स्पष्ट है, लेकिन फिर ये 33 का आंकड़ा इतना प्रमुख क्यों है? बहुत से लोग मानते हैं कि हिंदी में सिर्फ 33 व्यंजन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 33 हमारे मूल व्यंजन हैं। बाकी के व्यंजन इन्हीं मूल व्यंजनों के संयोजन या संशोधन से बने हैं। मतलब वो ओरिजिनल नहीं है? बिल्कुल, जैसे क्ष कोई नई ध्वनि नहीं है, बल्कि क और श का मिलाजुला रूप है। और इन 33 मूल व्यंजनों को याद रखने के लिए अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़ के देखें तो टेक्स्ट हुक रिवीजन के नोट्स में एक बहुत ही प्रभावी 4 डिजिट लॉजिक बताया गया है। अच्छा, ये 4 डिजिट लॉजिक कैसे काम करता है? बहुत ही सरलता से। व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं, जो क वर्ग से लेकर म वर्ग तक फैले हैं। ये 5 × 5 का एक ग्रिड है, यानी कुल 25 स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 25 का ब्लॉक हो गया। ये सबसे बड़ा समूह है। इसके बाद बाकी सारे समूह 4 की संख्या में चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह की संख्या भी 4 है। और जो संयुक्त व्यंजन है उनकी संख्या भी 4 ही है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। आपको बस 25 का बड़ा ग्रेड याद रखना है, बाकी सब 4-4 के पैकेट में। एकदम सही। तो 25 स्पर्श + 4 अंतस्थ + 4 ऊष्म हो गए 33 मूल व्यंजन। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। अगर प्रश्न मूल व्यंजनों का हो तो उत्तर निस्संदेह 33 होगा, लेकिन अगर कुल वर्ण पूछा जाए तो उत्तर 52 होगा। और स्वरों के मामले में भी हमें 11 ही मानना है, जब तक कि स्पष्ट रूप से अयोगवाह को शामिल करके 13 ना पूछा जाए। राइट। इस पूरे वर्गीकरण में एक और सूक्ष्म बात है, य और व के बारे में। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 2 है। बिल्कुल, परीक्षा में यही स्पष्टता महत्वपूर्ण होती है। य और व को अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से नहीं छूती। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच की एक कड़ी है। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है हमारी चर्चा के अंतिम भाग की ओर। हमने आकृतियों, उनके दृश्य नियमों और वर्णमाला के व्यापक गणित को समझ लिया। लेकिन इस पूरी 52 वर्णों की भीड़ में क्या कुछ ऐसे छुपे हुए वीआईपी अक्षर भी हैं जिन्हें अक्सर किताबों के कोनों में अनदेखा कर दिया जाता है? निश्चित रूप से। वर्णमाला में कुछ ऐसे दुर्लभ वर्ण हैं जिनकी उच्चारण प्रक्रिया उन्हें सबसे अलग बनाती है। उदाहरण के लिए, पूरी वर्णमाला में केवल ह एक ऐसा वर्ण है जिसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। काकल्य? इसका शारीरिक मतलब क्या है? ये ध्वनि मुंह के किस हिस्से से पैदा होती है? काकल्य का अर्थ है कि इस ध्वनि का निर्माण सीधे हमारे स्वयंत्र या कंठ के सबसे निचले हिस्से से होता है। अच्छा। इसमें जीभ, तालु या होंठ का कोई उपयोग नहीं होता। हवा सीधे फेफड़ों से बाहर आती है और स्वर तंत्रियों के बीच घर्षण पैदा करती है। मतलब बिना किसी रुकावट के? हाँ। इसी तरह य और व को संघर्षहीन वर्ण कहा जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो मुंह के अंदर हवा बिना किसी विशेष घर्षण या रुकावट के बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर च वर्ग के शुरुआती 4 वर्णों च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी मतलब पहले छूना और फिर घर्षण? बिल्कुल। जब ये ध्वनियां बोली जाती हैं तो जीभ पहले कठोर तालों को पूरी तरह से स्पर्श करती है, यानी रुकावट पैदा करती है, और फिर हवा एक तंग रास्ते से रगड़ खाकर संघर्ष करके बाहर निकलती है। इसलिए ये स्पर्श भी है और संघर्षी भी। इसी शारीरिक ध्वनि विज्ञान में एक और बहुत ही पेचीदा श्रेणी आती है, वत्सर्य वर्ण।
अक्सर ये समझ में नहीं आता कि ये वत्सर्य असल में मुंह का कौन सा हिस्सा है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक हिस्सा है। वत्सर्य का मतलब है ऊपरी दांतों के ठीक पीछे वाला वो खुरदुरा हिस्सा या मसूड़ों का वो भाग जहां जीभ छूती है। जब आप न, स, र, ल बोलते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपकी जीभ की नोक ठीक उसी मसूड़े के हिस्से को छू रही होती है। अरे हाँ, न, स, र, ल। और इन वत्सर्य वर्णों को याद रखने के लिए टेस्टोको रिविजन ने एक बहुत ही मजेदार शॉर्टकट दिया है, न सरल। न सरल, ये तो बहुत ही कैची है। मतलब जो सरल नहीं है वही वत्सर्य है। न सरल, ये शॉर्टकट तुरंत दिमाग में छप जाता है। अगर हम इस पूरे शारीरिक और ध्वन्यात्मक विश्लेषण को समेटें तो वर्णों के बीच के इस पूरे रिश्ते का एक ब्रह्मास्त्र सार क्या होगा? इस पूरी व्यवस्था को समझने का ब्रह्मास्त्र ये है कि ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक वाद्य यंत्र की तरह काम करती है। जो स्वर हैं वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वे राजा हैं। जो व्यंजन हैं वे स्वरों के गुलाम हैं, बिना स्वर की सहायता के वे गूंज नहीं सकते। और जो अयोगवा हैं, अन्न, अह, वे दोनों के बीच के बिचौलिए हैं। बहुत खूब। सबसे बड़ी बात ये वर्णमाला एक बहुत ही खूबसूरत वैज्ञानिक संगीत है। इसका वर्गीकरण कंठ यानी गले से शुरू होकर ओष्ठ यानी होंठों पर खत्म होता है। हाँ, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। बिल्कुल। जब क वर्ग से प वर्ग तक की यात्रा होती है तो ध्वनि का स्थान गले से तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत और अंत में होंठों तक धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ता है। ये एक पूरी तरह से क्रमिक शारीरिक यात्रा है। वाकई ये एक वैज्ञानिक संगीत है। और अगर हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी की बात करें तो इन नियमों का असर वहां भी साफ दिखाई देता है। शब्दकोश का अनुक्रम। हाँ, टेस्टोक रिवीजन के फाइनल नोट में एक बहुत ही प्रभावशाली बात बताई गई है। अक्सर लोग डिक्शनरी में अक्षरों को उसी क्रम में ढूंढते हैं जिस क्रम में वे लिखे जाते हैं, लेकिन नियम कहता है कि अंग यानी अनुस्वार शब्दकोश का राजा है, क्योंकि किसी भी वर्ण के शब्द सबसे पहले अनुस्वार से ही शुरू होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तथ्य है, शब्दकोश में क्ष का स्थान वर्णमाला के अंत में नहीं बल्कि क के ठीक बाद आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि क्ष का निर्माण आधा क और श के मिलने से होता है। तो डिक्शनरी हमेशा ध्वनियों के मूल स्रोतों को फॉलो करती है, न कि वर्णमाला की पारंपरिक छपाई को। राइट। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी वर्णमाला मुंह की बनावट और ध्वनि विज्ञान के आधार पर इतनी वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई है और डिक्शनरी में क्ष का स्थान क के ठीक बाद आता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की डिक्शनरी देखने की आदत में कितनी बुनियादी गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या भविष्य में डिजिटल टाइपिंग और ऑटो करेक्ट हमारी इस भाषा की जड़ों को कमजोर कर देंगे? जब मशीनें हमारे लिए स्पेलिंग सही कर रही हैं, तो क्या हम इस ध्वनि विज्ञान को भूलते जा रहे हैं? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज की इस चर्चा ने साबित कर दिया है कि जिसे हम सिर्फ अक्षर समझते हैं, वो असल में ध्वनियों और आकृतियों का एक शानदार विज्ञान है। अगर आप इस अध्याय की PDF चाहते हैं या अपनी तैयारी को परखने के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर से टेस्टोक रिवीजन ऐप डाउनलोड करें।